Bismillahirrahmanirrahim. I am रातुल्लाह फ्रॉम कायद आजम कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ साइंसेज सॉबी। तो आज का हमारा चैप्टर है एलिमिनेशन पैटर्न। ठीक है, तो एलिमिनेशन पैटर्न की कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि इस चैप्टर में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक होंगे। सबसे पहला हम डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी की बात करेंगे। इसके बाद हम एलिमिनेशन पैटर्न के ऊपर बात करेंगे। तो इसके अलावा हम बाउल एलिमिनेशन के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा हम यूरिन एलिमिनेशन के ऊपर बात करेंगे। तो बाउल एलिमिनेशन के अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, और यूरिन एलिमिनेशन के अंदर जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला अगर हम बात करें एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, आपको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारी फूड की प्रॉपरली डाइजेशन में हेल्प देते हैं। ठीक है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एलिमिनेशन में क्यों पढ़ते हैं? देखिए, अगर आप स्टार्ट ले कि डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड देन इनटू सलाइवरी ग्लैंड, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस। अच्छा, जो फूड हम इनटेक कर लेते हैं और इस इनटेक फूड का जो पार्ट प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाता है फिर वो जाके ब्लड में अब्जॉर्ब होती है। जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होते हैं वो अनडाइजेस्टेड पार्ट थ्रू इनस बॉडी से बाहर निकल जाता है, और ये आपके पास एलिमिनेशन है। क्योंकि अब इस चैप्टर को हम इसलिए इसी एलिमिनेशन पैटर्न में हम पढ़ते हैं क्योंकि ये एलिमिनेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व है। ठीक है, अच्छा, तो इसके अलावा अगर हम उसकी कुछ आर्गन की बात करें कि ह्यूमन जीआई जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से मेन आर्गन इन्वॉल्व है। तो सबसे पहला माउथ, ठीक है, इसके अलावा फेरिंग्स, फिर लेरिंग्स, फिर एसोफेगस, फिर आपके पास स्टमक, और स्टमक के साथ जो एसेसरी आर्गन है जिस तरह के आपके पास लीवर हो गया, गाल ब्लैडर हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया और एनस। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, लेकिन ये एलिमिनेशन पैटर्न में इन्वॉल्व है। ठीक है, सबसे पहला हम बात करेंगे एलिमिनेशन पैटर्न की कि एलिमिनेशन पैटर्न क्या होती है। तो सबसे पहला उसकी डेफिनेशन हम बात करें कि द एबिलिटी टू गेट राइट ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। देखिए, एलिमिनेशन पैटर्न वो एबिलिटी जिसके ज़रिए हम अपने जिस्म से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं। अब इस पैटर्न को कहते हैं एलिमिनेशन पैटर्न। एक और डेफिनेशन क्या है कि द एक्सपल्जन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना, इसको कहते हैं एलिमिनेशन। अब ये वेस्ट है क्या? ठीक है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एलिमिनेशन पैटर्न डिस्क्राइब द रेगुलेशन, कंट्रोल एंड रिमूवल ऑफ बाई प्रोडक्ट एंड वेस्ट इन द बॉडी। एलिमिनेशन पैटर्न क्या है कि हम अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। ठीक है, अब वेस्ट मटेरियल में आपके बॉडी से फीसेस को बाहर निकालना, फीसेस भी एक वेस्ट मटेरियल है, एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है जो हमारे बॉडी से बाहर निकलना चाहिए, और वो निकलेंगे थ्रू एलिमिनेशन पैटर्न के थ्रू। इसी तरह यूरिन, यूरिन भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे बॉडी के अंदर, जो यूरिन एलिमिनेशन पैटर्न के थ्रू बॉडी से बाहर निकलती है। इसी तरह स्वीट भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। बाहर के एलिमिनेशन होता क्या कि हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जिस तरह की यूरिन हो गया, जिस तरह के बावल हो गया, स्वीट हो गया, इनको बॉडी से बाहर निकालने के अमल को एलिमिनेशन पैटर्न कहते हैं। अच्छा, अब अगर हम स्पेसिफिकली बात करें किस चीज़ की, बाउल एलिमिनेशन की, तो बाउल एलिमिनेशन इट इज़ आल्सो नोन एज डिफेक्शन। बाउल एलिमिनेशन का सेकंड नाम क्या है? डिफेक्शन। ठीक है, तो बाउल एलिमिनेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस critically to human function in which body excrete waste product of digestion। ठीक है, it is essential component of health body function। अगर हम बाउल एलिमिनेशन की बात करें, इसका सेकंड नाम डिफेक्शन भी है। तो बाउल एलिमिनेशन है क्या? देखिए, बाउल एलिमिनेशन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है जिसको हम फीसेस कहते हैं, अब उन फीसेस को बॉडी से बाहर निकालना, ये आपके पास क्या है? बाउल एलिमिनेशन है। तो डिफेक्शन या बाउल एलिमिनेशन इज द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग फीसेस स्टूल फ्रॉम द बॉडी, यानी बॉडी से स्टूल या फीसेस को बाहर निकालना। टू डू सो all structure of gastrointestinal tract, especially the component of large intestine, must function in a coordinated manner। तो जो हमारे पास इन स्टूल या फीसेस को बाहर निकालने में जो मेन आर्गन इन्वॉल्व है, कोऑर्डिनेटेड है, वो लार्ज इंटेस्टाइन है। क्योंकि अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक तो अब्जॉर्प्शन ही होता है,
अब जिन फूड का अब्जॉर्प्शन नहीं होता, अनडाइजेस्टेड होते, फिर वो जाके लार्ज इंटेस्टाइन में फीसेस में कन्वर्ट हो जाती है और बॉडी से थ्रू बाउल एलिमिनेशन या डिफेक्शन के प्रोसेस बाहर निकल जाती है। ठीक है। अब अगर हम बात करें बाउल एलिमिनेशन के अंदर, अब हमने बात की कि स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का स्पेशल पार्ट जो होते हैं वो कुलान, ठीक है, कुलन इन्वॉल्व होते हैं, इज अबाउट 125 टू 150 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब अगर हम इस कुलान की लेंथ की बात करें तो 125 से लेकर 150 सेंटीमीटर वो लॉन्ग होते हैं। और स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन का 7 पार्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कितने पार्ट? 7। अब अगर हम इसको गिन ले, फर्स्ट पार्ट होते हैं सेकम, फिर असेंडिंग कुलान, फिर ट्रांसवर्स कुलान, डिसेंडिंग कुलान, सिग्माइड कुलान, रेक्टम एंड इन 7 पार्ट है, ठीक है, जो कि बावल एलिमिनेशन में इन्वॉल्व है। सेकम, असेंडिंग कुलान, ट्रांसवर्स कुलान, डिसेंडिंग कुलान, सिग्माइड कुलान, रेक्टम एंड एनस। अगर हम बात करें कुलान की, देखिए कुलान के अंदर ऐसा फोच होते हैं, सेक लाइक मटेरियल होते हैं, जिस फोच को हम कहते हैं हेस्ट्रो और हेस्ट्रम, ठीक है। तो अगर हम इन कुलान की बात करें कि द कुलान फॉर्म पोच इज कॉल्ड हेस्ट्रा, और अगर सिंगल की बात करें तो हेस्ट्रम, ठीक है। ऐसा पोच होते हैं उसके अंदर, ठीक है, सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको आप कहते हैं पोच। द लार्ज इंटेस्टाइन इज अ मस्कुलर ट्यूब लीन्ड विद म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन ये एक मस्कुलर ट्यूब की शक्ल में होती है, ठीक है, जिसके इंटरनल अगर आप देखिए म्यूकोजा की लाइनिंग होती है इसके अंदर। द मसल्स आर सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल, ठीक है। तो अगर हम उसकी बात करें कि इनके अंदर दो तरह की मसल्स होते हैं, एक इसी तरह लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं, दूसरी तरह इसी तरह सर्कुलर मसल्स होते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल मसल एंड सर्कुलर मसल किसके अंदर? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर उसने आपको बताया है लार्ज इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर। देखिए ये आपके पास हो गया अपेंडिक्स, ठीक है। तो अपेंडिक्स के बाद ये आपके पास है कुलान, दिस आर असेंडिंग कुलान, ठीक है, दिस और ट्रांसवर्स कुलान, दिस और डिसेंडिंग कुलान, दिस और सेगमॉइड कुलान, दिस और रेक्टम एंड दिस द लास्ट पार्ट जो है ना, ये आपके पास क्या है? एनस है। अब एनस के अंदर दो तरह के स्पिंचर्स होते हैं, एक इंटरनल होते हैं, एक एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल वो इन्वॉल्यूंटरी होती है, हमारे इख्तियार में नहीं होता, लेकिन जो एक्सटर्नल स्पिंचर है वो हमारे कंट्रोल में हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि टाइप ऑफ कुलान मूवमेंट, ये जो कुलान था, इस कुलान के अंदर ये जब फूड फ्लो करते, मोमेंट करते, तो ये 3 तरह की पॉसिबल है। फर्स्ट वन है होस्टल चर्निंग, ठीक है, सेकेंड वन है कोलन पेरिस्टालिसिस, थर्ड वन है मॉस पेरिस्टालिसिस। देखिए इस डेफिनेशन को याद रखना होगी, क्योंकि इन डेफिनेशन से एक एमसीक्यूज लाजमी आएगा। एक डेफिनेशन दिया होगा और ये 3 ऑप्शन भी दिए होंगे कि ये किस टाइप ऑफ मोमेंट की डेफिनेशन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे होस्टल चर्निंग की। इन्वॉल्व बैक एंड फोर्थ मोमेंट ऑफ कायम विद इन द कुलान। देखिए कुलान के अंदर इसी तरह बैक फोर्थ मोमेंट को कहते हैं, इसी बैक फोर्थ मोमेंट के हमारे पास कहते हैं होस्टल चर्निंग, ठीक है। और अगर कोलन पेरिस्टालिसिस की बात करें, इज अ रिलेटिव स्लगिश मोमेंट ऑफ द कायम अलोंग द कुलान। अब कुलान के अंदर इसी तरह स्लगिश मोमेंट को क्या कहते हैं? इसी तरह स्लगिश मोमेंट को हम कहते हैं कोलन पेरिस्टालिसिस। कोलन पेरिस्टालिसिस के अंदर इसी तरह स्लगिश मोमेंट ऑफ द कायम को कहते हैं कोलन पेरिस्टालिसिस। अगर हम मास पेरिस्टालिसिस की बात करें, इज अ पावरफुल मस्कुलर मोमेंट अलोंग द कुलान। देखिए इससे पहले हमने बात की, इसके अंदर सर्कुलर मसल भी होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स भी होते हैं। तो ये सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल स्ट्रांगफुली फोर्सफुली कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं और इस काम को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। अब अगर हम डिफेक्शन प्रोसेस की बात करें तो डिफेक्शन इज इनिशिएटेड बाय टो रिफ्लेक्सेस। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि डिफेक्शन इज इनिशिएटेड बाय टो रिफ्लेक्सेस। डिफेक्शन के लिए टो रिफ्लेक्सेस होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, व्हेन अ feces enter the rectum, its distension give a signal to mesenteric plexus to initiate peristaltic movement in the descending and sigmoid colon and the rectum। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास रेक्टम है और रेक्टम के अंदर फीसेस आ गए, तो यहाँ पर मेजेंट्रिक प्लेक्सेस होते हैं। वो मेजेंट्रिक प्लेक्सेस जाके हमारे पास ब्रेन को इन्फॉर्म कर देते हैं
स्पाइनल कार्ड को, और वहाँ से फिर मैसेज आ जाते हैं किस किस को, सिग्माइड गुलान को, ठीक है, डिसेंडिंग गुलान और रेक्टम को, कि आप लोग अपने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट करें और इस फीसेस को बाहर निकालें। द इंटरनल स्पिंचर ऑफ द एनस इज रिलैक्स एंड डिफ्लेक्शन अकर बाय ओपनिंग द एक्सटर्नल स्पिंचर। तो इंटरनल स्पिंचर फर्स्ट रिलैक्स हो जाते हैं, जैसा वो रिलैक्स हो जाते हैं, फिर एक्सटर्नल स्पिंचर रिलैक्स हो जाते हैं और फीसेस बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो डिफेक्शन प्रोसेस के अंदर टोरी फ्लेक्सेस आ गए। देखिए सबसे पहला, जब वो फीसेस रेक्टम के अंदर आ गए तो रेक्टम से नर्व्स टुवर्ड द स्पाइनल कार्ड एंड देन फर्दर इनटू ब्रेन, वहां से मैसेज आ गया डिसेंडिंग कुलान को, सिग्माइड कुलान और रेक्टम को, कि यहाँ पर अगर फीसेस मौजूद है, वहाँ ये तीन लोकेशन, ये तीन प्लेसेस ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, एरिया ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट करें और इसको बाहर निकालें। और जब वो मूवमेंट स्टार्ट हो गई तो एनस का इंटरनल स्पिंचर को मैसेज मिला कि आप रिलैक्स हो जाए, तो उसके साथ साथ एक्सटर्नल स्पिंचर भी रिलैक्स हो जाते हैं और इसके साथ साथ जो हमारे फीसेज है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम करेक्टरिस्टिक ऑफ फीसेस की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हेल्दी पीपल की फीसेस की बात करें तो वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, ब्राउन होते हैं कलर के लिहाज से, मॉइस्ट एंड फिरम्ड। ये एमसीक्यूज कई बार रिपीट हो चुका है कि अगर हम हेल्दी बंदे, हेल्दी पीपल हो, हेल्दी पर्सन हो, उसकी फीसेस का नॉर्मल कलर क्या होते हैं, ठीक है, येलो, ब्राउन, रेड, पिंक, तो आपके पास वो क्या होगा, वो ब्राउन होगा। डिस्टिंक्ट आर्डर का मतलब एक महसूस आर्डर होते हैं उसका, ठीक है। अच्छा, हम उन फैक्टर की बात करते हैं जो मतलब फीसेस के आर्डर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करते हैं फूड के ऊपर। मिसाल के तौर पर आप डिफरेंट फूड यूज़ करते हैं तो उन फूड डिफरेंट नेचर ऑफ फूड, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड की इस्तेमाल की वजह से आपकी फीसेस के ऑर्डर चेंज हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मेडिकेशन यूज़ करते हैं, बाद लोग मेडिकेशन यूज़ करते हैं तो उन मेडिकेशन का जाहिर सी बात है इफेक्ट होगा आपकी फीसेस के कलर के ऊपर, आपकी फीसेस के आर्डर के ऊपर। इसी तरह इलनेस और इन्फेक्शन, कोई जीआईटी ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर कोई इन्फेक्शन होती है और उन इन्फेक्शन की वजह से भी फीसेस की ऑर्डर कलर चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल फीसेस की बात करें तो इससे पहले हमने बात की कि नॉर्मल फीसेस कलर आपके पास किस तरह होते हैं, ब्राउन होता है, और ये एमसीक्यू उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें कि अगर फीसेस की कलर ब्लैक था, ठीक है, ये अभी 2023 में जो F1 का पेपर था, ये एमसीक्यूज आया था कि टेरेस टूल में इंडिकेटेड ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम अपर जीआईटी ट्रैक्ट और ड्रग्स, ठीक है। अगर फीसेस का कलर ब्लैक था, बी रिमेंबर, अगर फीसेस का कलर ब्लैक था तो इसका मतलब ये है कि ये अपर जीआईटी के अपर जो अपर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है उसके अंदर कोई इन्फेक्शन है, वहाँ से ब्लीडिंग आ रही है और इसकी वजह से ये फीसेस का कलर ब्लैक है, ठीक है। बी रिमेंबर, अगर फीसेस का कलर ब्लैक है तो इसका मतलब यह है कि अपर जीआईटी से, अपर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से कोई ब्लीडिंग आ रही है, जो वो ब्लीडिंग फीसेस के अंदर मिलकर फीसेस का कलर चेंज कर देते हैं ब्राउन से ब्लैक की तरफ। अच्छा, अगर फीसेस का कलर रेड है तो इसका मतलब यह है कि जो लावर गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, तो लावर गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन है, वहाँ से ब्लीडिंग आ रही है और वो ब्लीडिंग फीसेस के साथ मिलके पे रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं फ्रॉम ब्राउन, चूँकि ब्राउन नॉर्मल है। इसी तरह अगर फीसेस का कलर पेल है तो वो माल अब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये 2018 के अंदर ये एमसीक्यू आया था कि अगर फीसेस का कलर पेल है तो इसका मतलब क्या है, ये मॉल अब्जॉर्प्शन। अच्छा, अगर फिशेज का कलर ग्रीन है, अगर फिशेज का कलर ग्रीन है तो ये इंटेस्टिनल इन्फेक्शन के रिस्क में है, ठीक है। अब अगर हम बात करें एबनॉर्मल फिशेज, इससे पहले हमने बात की कि जो हेल्दी पर्सन होते हैं उसका फिशेज सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो एबनॉर्मल फिशेज होते हैं वो हार्ड होते हैं, ड्राई होते हैं, ठीक है। रीज़न क्या होते हैं, क्योंकि अगर किसी पेशेंट से डिहाइड्रेशन हो जाए और डिहाइड्रेशन के रिजल्ट में फिर वो फीसेस हमारे पास हार्ड बन जाती है, वो ड्राई बन जाती है। अच्छा, अगर फीसेस के अंदर पस आ गया तो इसका मतलब ये है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इसको आप नोट कर दे अगेन कि अगर आपके पास ब्लैक है तो इसका मतलब यह है कि अपर जीआईटी के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर रेड है तो इसका मतलब कि लोअर जीआईटी के अंदर कोई प्रॉब्लम है। अगर पेल है तो इसका मतलब मॉल अब्जॉर्प्शन, अगर ग्रीन है तो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, अगर ड्राई हार्ट है तो इसका मतलब डिहाइड्रेशन, अगर पस है इसका मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे फैक्टर प्रोमोटिंग एलिमिनेशन कि वो कौन सा फैक्टर है
जो एलिमिनेशन को प्रमोट कर देते हैं। अगर आपके पास स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट हो, देखिए ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें कोई स्ट्रेस ना हो, कोई एंजाइटी ना हो, तो वहाँ जाके आप इजीली बाउल एलिमिनेशन या डिफेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी इन्वायरमेंट में स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, तो वहाँ पर आप प्रॉपर बाउल एलिमिनेशन नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि एबिलिटी टू फॉलो पर्सनल बाउल हैबिट और प्राइवेसी। देखिए आप वॉशरूम जाके बाउल एलिमिनेशन के अंदर जब आप डिफेक्शन करते हो तो उस वक्त आपका अपना एक अलग स्टाइल होता है जिसको हम स्क्वाटिंग पोजीशन कहते हैं। अगर आप स्क्वाटिंग पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं तो इजीली बाउल एलिमिनेशन हो सकते हैं। दूसरी बात प्राइवेसी का है। अगर जहाँ पर आपकी प्राइवेसी मेंटेन ना हो ड्यूरिंग डिफेक्शन बाउल एलिमिनेशन, तो जाहिर सी बात है बाउल एलिमिनेशन प्रॉपर नहीं होते। लेकिन जहाँ पर आपकी प्राइवेसी मेंटेन हो तो वहाँ से पे आप प्रॉपरली बाउल एलिमिनेशन कर सकते हैं। मतलब यह है कि प्राइवेसी एक ऐसा फैक्टर है जो हमारी बाउल एलिमिनेशन को प्रोसेस को इन्हांस कर सकते हैं। तीसरी अगर हम फाइबर इनटेक की बात करें, देखिए फाइबर नहीं है, फाइबर एक नॉन डाइजेस्टेबल पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। फाइबर की डाइजेशन नहीं होती। फाइबर का काम क्या है, जब फाइबर हमारे इंटेस्टाइन में आ जाता है तो इंटेस्टाइन में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देते हैं। जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देते हैं तो हमारा जो फीसेज है ना स्टूड, ये सॉफ्ट होते हैं, उसके अंदर वाटर होते हैं सॉफ्ट होते हैं, ये हार्ड नहीं होता। लेकिन अगर आप फाइबर कम ले तो इसका प्रॉब्लम ये होगा कि फिर आपकी फीसेज होंगे वो हार्ड होंगे, फिर आपको कॉन्स्टिपेशन कब्ज की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। इसी तरह अगर हम फ्लूइड की बात करें, अगर आप नॉर्मल फ्लूइड इनटेक कर ले, मतलब नॉर्मल फ्लूइड आप ले ले तो आपकी जो फीसेस होंगे वो सॉफ्ट होंगे। ठीक है। अदरवाइज अगर आपका फ्लूइड इनटेक कम हो नॉर्मल से तो प्रॉब्लम हो सकता है कि मतलब आपको आपकी फीसेस जो होंगे वो हार्ड होंगे, जो एक नॉर्मल फीसेस है। इसी तरह एक्सरसाइज और वॉकिंग पे भी डिपेंड करते हैं। जितना आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर लें उतना आप डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करेगा तो आपका नॉर्मल बाउल एलिमिनेशन होगा। लेकिन अगर कोई सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाला बंदा हो जो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते तो फिर उनको कॉन्स्टिपेशन का चांसेस ज़्यादा होती है। इसी तरह अगर अभी हमने बात की इससे पहले स्क्वाटिंग पोजीशन का, स्क्वाटिंग पोजीशन देखिए वो पोजीशन जो आप किसी वॉशरूम में बैठ के डिफेक्शन प्रोसेस के दौरान अगर वो पोजीशन आप मेंटेन कर सकते हैं तो आप बाउल एलिमिनेशन भी इजीली हो सकते हैं। लेकिन अगर वो पैटर्न डिस्टर्ब है, क्योंकि कोई इमोबिलिटी है, कोई और प्रॉब्लम है, तो जाहिर सी बात है आपका बाउल एलिमिनेशन इफेक्ट हो सकते हैं। अच्छा लास्ट वन है लेग्जेटिव, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लेग्जेटिव। देखिए अक्सर लोग होंगे उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगी कब्ज का, तो वहाँ पर हम डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हैं। जिस तरह के हम एनिमा सोल्यूशन यूज़ करते हैं उसकी कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करने के लिए हम सपोजिटरी यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंट चीज़ें पर हम यूज़ करेंगे। अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो उनका ये जो बाउल एलिमिनेशन का प्रॉब्लम है ये रिजॉल्व हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें फैक्टर एम्पायरिंग एलिमिनेशन, देखिए वो फैक्टर जो एलिमिनेशन को इनहिबिट करते हैं, एम्पायर का मतलब जो इनहिबिट करते हैं, जो एलिमिनेशन प्रोसेस को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला है इमोशनल और एंजाइटी, कि जब कोई बंदा स्ट्रेस में होता है ना, एंजाइटी में होते हैं, तो वो प्रॉपरली बाउल एलिमिनेशन या एलिमिनेशन नहीं कर सकती। इसी तरह अगर कोई फेल्यूर टू हीट डिफेक्शन रिफ्लेक्सेस या किसी का रिफ्लेक्सेस, जिस तरह के हमने पहले बात की दो रिफ्लेक्सेस की, अगर किसी बंदे का रिफ्लेक्सेस ठीक नहीं है तो भी ये प्रॉब्लम है। ठीक है। लेक ऑफ टाइम एंड प्राइवेसी है, किसी के पास टाइम कम है। देखिए अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर आप बाउल एलिमिनेशन प्रॉपरली नहीं कर सकते, या जहाँ पर आपका प्राइवेसी मेंटेन नहीं है। या इससे पहले हमने बात की हमने फाइबर लेना है, जो बंदे फाइबर का इंटेक कम कर ले तो उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमने फाइबर को ज़्यादा ही लेना है। ठीक है। इसी तरह इससे पहले हमने बात की कि फ्लूइड हम नॉर्मल लेंगे। अगर आप रेड्यूस फ्लूइड इंटेक का मतलब ये है कि अगर आप फ्लूइड कम लेंगे तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगा, जो कि एक एबनॉर्मल फीसिस पैटर्न है। इसी तरह इमोबिलिटी एंड इनएक्टिविटी, अगर एक बंदा एक्सरसाइज कर रहे तो उसका एलिमिनेशन प्रॉपर होगा। लेकिन अगर एक बंदा जो मतलब एक्सरसाइज नहीं करता, इमोबल होते, वो एक्टिविटीज़ नहीं करती, इनएक्टिव होते, तो फिर उनका एलिमिनेशन प्रोसेस डिस्टर्ब हो सकते हैं। या ओवर यूज ऑफ कैथार्टिक नार्कोटिक्स या एनाल्जेसिक, ये कुछ मेडिकेशन है हाई अलर्ट मेडिकेशन, अगर इनका भी आप यूज़ करें इसकी वजह से भी आपका एलिमिनेशन प्रॉपर पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है। ये इनएबिलिटी टू स्क्वाट, अबाउट ऑफ इमोबिलिटी, मस्कुलोस्केलेटल डिफॉर्मिटी, पेन ड्यूरिंग डिफेक्शन हो सकता है कि कभी कभार आप स्क्वाटिंग पोजीशन नहीं मेंटेन कर सकती। ठीक है।
कोई इमोबिलिटी है, मिसाल के तौर पर आपको आर्थराइटिस है, आपको कोई बोन फ्रैक्चर है, आप बैठ नहीं सकते, तो भी ये एक प्रॉब्लम है जो बाउल एलिमिनेशन प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं। तो इन तमाम फैक्टर को आप हमेशा के लिए नोट कर दें। एमसीक्यूज इससे लाजमी आएगा, आपको एमसीक्यूज का स्टेटमेंट दिया होगा कि फॉलोइंग में से कौन सा फैक्टर है जो एलिमिनेशन प्रोसेस को प्रमोट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर ये भी दिया होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, और एक वो प्रमोशन से भी दिया होगा, तो वो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो करेक्ट होगा। अच्छा, अगर हम बात करें अल्टरनेशन इन बाउल एलिमिनेशन, तो सबसे पहला हम डायरिया की बात करेंगे, फिर कॉन्स्टिपेशन, फिर इनकॉन्टिनेंस, फीकल इंफेक्शन एंड फ्लैचुलेंस। डायरिया क्या होते हैं? लिक्विड वाटरी स्टूल डील विद द कंसिस्टेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। डायरिया क्या होते हैं? ठीक है, जिसको उर्दू में दस्त कहते हैं। ठीक है, तो डायरिया जब आपको बार बार स्टूल्स की अर्जेंसी आ जाती है, लेकिन वो स्टूल वो फीसेस वाटरी होती है, हार्ड नहीं होता है, वाटरी होती है और उसका फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होती है, तो इसको कहते हैं डायरिया। कॉन्स्टिपेशन क्या होती है? लेस देन 3 टाइम पर वीक और वट एवर इज लेस देन द पेशेंट रेगुलर पैटर्न ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, अगर हम बात करें नॉर्मली हम 24 घंटे के अंदर 2 या 3 टाइम बाउल एलिमिनेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करती है, लेकिन अगर किसी बंदे की जो एलिमिनेशन प्रोसेस है वो पूरे हफ्ते के अंदर, पूरे एक वीक के अंदर 2-3 बार हो जाए, तो इसका मतलब कि इसको कॉन्स्टिपेशन भी है। या अगर नॉर्मली बात करें, कॉन्स्टिपेशन के अंदर जो फीसेस होते हैं वो हार्ड हो जाती है। ठीक है, उसके अंदर वाटर की रिअब्जॉर्प्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसको कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। अगर हम इनकॉन्टिनेंस की बात करें, देखिए, इनएबिलिटी टू कंट्रोल फीकल डिस्चार्ज थ्रू एनल स्पिंचर, इनवॉलेंटरी पैसेज ऑफ स्टूल। ठीक है, तो इनकॉन्टिनेंस का मतलब ये है कि आपसे इनवॉलेंटरी फीसेस एक्सक्रीट आउट होते हैं। ठीक है, आपके कंट्रोल में ही नहीं होता। इससे पहले हमने बात की कि दो किस्म के स्पिंचर होते हैं, एक इंटरनल होते हैं, एक एक्सटर्नल होते हैं। अब एक्सटर्नल तो हमारे कंट्रोल में है, लेकिन इंटरनल हमारी कंट्रोल में नहीं है। अब अगर दोनों स्पिंचर हमारे पास उनकी जो इलास्टिसिटी है वो लॉस हो जाए और ये फीसेज इनवॉलेंटरी पास आउट हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं इनकॉन्टिनेंस। दूसरा होता है इम्पेक्शन, फीकल इम्पेक्शन। फीकल इम्पेक्शन इनकॉन्टिनेंस का उलट है। फीकल इम्पेक्शन के अंदर क्या होते हैं? मास ऑफ हार्डनेस फीसेज इन द रेक्टम रिकॉग्नाइज्ड बाय सीपेज। ठीक है, तो फीकल इम्पेक्शन फॉर एग्जांपल, या अगर रेक्टम है, तो इस रेक्टम के अंदर हमारे पास फीसेस का एक हार्ड मास स्टोर हो जाती है, इसको कहते हैं फीकल इम्पेक्शन, जो आने वाले फीसेस को ब्लॉक कर देती है। एक होते हैं फ्लैचुलेंस। फ्लैचुलेंस क्या होती है? जो हमारे एब्डोमिनल गैस होते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं फ्लैचुलेंस। ठीक है, अब अगर हम बात करें असेसिंग एलिमिनेशन स्टेटस, अगर आप एलिमिनेशन स्टेटस को असेस करना चाहते हैं, ठीक है, कि इस बंदे का एलिमिनेशन नॉर्मल है या नहीं है, तो सबसे पहला आप क्या करेंगे? यूजुअल पैटर्न, हो, ऑफन, व्हेन। आप पेशेंट से पूछेंगे कि आप एलिमिनेशन का टाइम क्या है, कब कब आप बाउल एलिमिनेशन करेंगे, ठीक है, कहाँ पर करेंगे, उधर आपका प्राइवेसी मेंटेन है या नहीं है। ठीक है, इसके पास आप चेंज इन बाउल, आप ये भी कह सकते हैं कि क्या आपके बाउल में ब्लड तो नहीं आ रहा, म्यूकस तो नहीं आ रहा। अगर ब्लड आ रहा है, बाउल के अंदर म्यूकस आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ है। अच्छा, एक एमसीक्यू नोट कर दे अपने पास, अगर फीसेस के अंदर ब्लड आ गया, अगर फीसेस के अंदर, स्टूल के अंदर ब्लड आ गया, तो इसको एक स्पेशल टर्म यूज करते विच इज कॉल्ड मेलिना। मेलिना, मेलिना क्या होते हैं? व्हेन देयर इज अ ब्लड इन स्टूल इज कॉल्ड मेलिना। ठीक है, इसी तरह आप पेशेंट से पूछेंगे कि लेग्जेटिव एनीमस। ठीक है, कि एक मिसाल के तौर पर अगर कोई पेशेंट है, उसको पहला कॉन्स्टिपेशन है, तो आप उससे पूछेंगे कि क्या आपने एनीमा सोल्यूशन यूज़ किया है या नहीं। एनीमा सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जो कॉन्स्टिपेशन को मतलब रिड्यूस कर देते। कॉन्स्टिपेशन के अंदर फीसेस हार्ड होते, लेकिन अगर आप एनीमा यूज़ करें, तो फिर एनीमा उस फीसेस को सॉफ्ट कर देती है। और याद रखें, ये एनीमा हम एनस के थ्रू दे देते हैं। ठीक है, ये एक प्रोसीजर है। आईएलडी होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमा होते हैं, बार के फिर एक अलग सा टॉपिक है अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल साइड। तो करंट प्रॉब्लम, आप उससे ये भी पूछेंगे कि आपका फूड क्या है, उन फूड के नेचर के, जो आप फूड यूज़ करते हैं तो उनका नेचर क्या है, वो फूड है क्या। ठीक है, आप मेडिकेशन के भी पूछेंगे कि आप नॉर्मल रूटीन के अंदर कौन कौन से मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप फिजिकल एंड इमोशनल आर्टिफिशियल ओरिफाइज, आप उसे मतलब
ये भी पूछ सकते हैं कि आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या नहीं, ठीक है। आप डिप्रेशन वगैरह एंजाइटी में तो नहीं होते। आप हेमोराइड के अंदर भी बात करें, देखिए हेमोराइड को उर्दू में कहते हैं बाबसीर, ठीक है। तो हेमोराइड आप वो भी पूछ सकते हैं कि आपको हेमोराइड तो नहीं है। हेमोराइड होता है क्या कि ये जो फॉर एग्जांपल एनस एरिया है, इस एनस एरिया के अंदर जो वेन्स होते हैं वो वेन्स डायलेट हो जाते हैं, ठीक है। वेन के एनस के अराउंड जो वेन्स होते हैं वो वेन डायलेट हो जाते हैं और इसको हम कहते हैं हेमोराइड। और इस हेमोराइड को के लिए जो तकनीक यूज होते हैं इसको ट्रीट करने के लिए, दिस इज कॉल्ड कोलोस्टोमी, ठीक है। कोलोस्टोमी वो तकनीक से जिसके ज़रिए हम हेमोराइड की ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम फिजिकल असेसमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो मैं ये बात ज़रूर बताऊंगा, ये सेमेस्टर फर्स्ट सेकेंड आप जितना भी जाए, जिस सेमेस्टर में भी जाए, ये एक एमसीक्यू लाजमी आएगा, ठीक है। देखिए ये 4 तकनीक है, इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, परकशन, पल्पेशन, ठीक है। जिधर भी इन 4 टेक्निक्स का नाम आएगा तो ये आपके पास असेसमेंट का पार्ट ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्पेक्शन की, कि इंस्पेक्शन क्या होती है, ठीक है। इंस्पेक्शन ऑब्जर्व काउंटर ऑफ एब्डामिन एंड नोट विजिबल पेरिस्टालिसिस। आप एब्डामिन को ऑब्जर्व करेंगे। इंस्पेक्शन का मतलब होता है जायजा लेना। आप देखेंगे एब्डामिन को कि कोई विजिबल पेरिस्टालिसिस आपको तो दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये होगा इंस्पेक्शन। अस्कल्टेशन के अंदर आप जो उसकी जो एब्डामिनल एरिया है इसको आप क्वाड्रेंट में डिवाइड करें और हर क्वाड्रेंट के ऊपर आप स्टेथ के जरिए उसका साउंड चेक कर ले, तो ये आपके पास है अस्कल्टेशन, ठीक है। परकशन के अंदर आप उसको साउंड चेक करते कि रिजोनेट और टेम्पेनी, ओवर हलो ऑर्गन, डलनेस और ओवर इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर हलो ऑर्गन है तो उसका साउंड होगा रिजोनेट या टेम्पेनी। लेकिन अगर कोई इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो आपके पास डल साउंड होगा, ठीक है। और जो पल्पेशन है, फील फॉर मासेस और टेंडरनेस। पल्पेशन हम यूज करेंगे किस चीज़ के लिए, टेंडरनेस के लिए, कि कोई मतलब कोई पेन वगैरह तो एब्डामिन में नहीं है, ठीक है। और ये एमसीक्यू अक्सर रिपीट हो गया कि किसी भी एब्डामिन को उसकी टेंडरनेस को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, पाल्पेशन। मतलब आप उसके एब्डामिन के ऊपर ऐसा उंगली को रख देंगे, तो थोड़ा सा प्रेशर लगा देंगे कि कोई पेन तो नहीं फील हो रहा, और इसको टेक्निक को हम कहते हैं पाल्पेशन, ठीक है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं नर्सिंग डायग्नोस की तरफ, कि बाउल इनकॉन्टिनेंस रिलेटेड टू फीकल इंफेक्शन। बाउल इनकॉन्टिनेंस, ठीक है, जो इनवोलेटरी पास होता है फीसेस आपके आपसे, जो वो है बाउल इनकॉन्टिनेंस। और फीकल इंफेक्शन जो है कि कोई हार्ड मास रेक्टम के अंदर स्टोर हो जाते हैं। इसी तरह कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू इमोबिलिटी, अगर एक बंदा एक्सरसाइज नहीं कर रहा तो उसको कॉन्स्टिपेशन का चांसेस है, तो ये एक नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। इसी तरह कंस्टिपेशन का एक और रिस्क भी है कि अगर कोई बंदा फाइबर इंटेक कम कर ले तो उसको भी कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह अगर डायरिया है, डायरिया अगर स्पाइल्ड फूड, कोई कंटेमिनेटेड फूड है, गंदा खुराक है जिसमें कोई पॉइजन है, अगर कोई बंदा पॉइजन फूड इंटेक कर ले तो उससे डायरिया हो सकती है। रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट रिलेटेड टू डायरिया। तो जाहिर सी बात है अगर किसी बंदे को डायरिया है तो डायरिया की वजह से उसका जो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो कम हो सकता है। रिस्क फॉर एम्पायर्ड स्किन इंटेग्रिटी रिलेटेड टू क्लोस्टोमी, जब आप क्लोस्टोमी करते हैं, ठीक है, हेमोराइड की ट्रीटमेंट, बाबसीर की ट्रीटमेंट, तो उसके साथ स्किन का जो इंटेग्रिटी है अराउंड एनस एरिया वो भी एम्पायर्ड हो सकती है। इसी तरह अगर आपके पास बावल डाइवर्जन है, बावल का जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो चुका है, तो उसके साथ आपका सेल्फ स्टीम भी इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें नर्सिंग इंटरवेंशन टू प्रमोट नॉर्मल बाउल एलिमिनेशन,